हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स नरेट करता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि मे बी तुम में से शायद से सब लोगों को ये ना पता हो, बट मैं गाने भी बनाता हूँ और मेरा लेटेस्ट गाना इन कोलैब विद इवान एंड डेवोनियन इज यादें। ये गाना है घर को मिस करने के बारे में, घर की याद आने के बारे में, और कैसे जब तुम घर से बाहर चले जाते हो काम करने के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो तुम अपने घर को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हो, तब तुम्हें अपने घर की अहमियत पता चलती है। सो प्लीज़ गो लिसन माई सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी तुम सुनते हो, एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग। ये दिन तेरे ये रातें मुझे बस याद दिलाते हैं कि क्या हूँ मैं। Again, go listen to my song, and now let's carry on with today's video. हम सभी के पास एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिससे हम घंटों तक बातें कर सकते हैं। वी फील कंफर्टेबल अराउंड देम, एंड कभी कभी तो एक स्ट्रेंजर भी हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त बन जाता है। और ये सब कुछ इतने जल्दी हो जाता है कभी कभी कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारी इस स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था कुछ, बट यू नेवर नो व्हाट समवन्स ट्रू इंटेंशंस आर। आई एम फ्रॉम जम्मू, और ये बात तब की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मेरे चाचा और चाची हमारे घर से कुछ ही दूर एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहते थे, और हर बच्चे की तरह जैसे ही मेरे समर वेकेशन शुरू होते थे हम सब उनके घर जाते थे। तो उस टाइम पर भी जैसे ही मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हुए तो आई वॉज एक्साइटेड टू गो देयर। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी एक्साइटमेंट वहाँ जाने की नहीं रहती थी जितना मुझे अपने कज़न हर्ष से मिलने की होती थी। हम दोनों सेम एज के थे, एंड दैट्स वाई वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों पूरा दिन खेलते थे और एंजॉय करते थे। हम उधमपुर के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे पेरेंट्स को कुछ काम आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिन बाद जाने के लिए मुझसे बोला। लेकिन मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि एक काम करते हैं, मैं अकेला ही चले जाता हूँ, और जैसे ही आप लोगों का काम ख़त्म हो जाए आप भी वहाँ आ जाना। उन्हें भी पता था कि मुझे हर्ष के पास जाने की कितनी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा मुझे, और मुझे अकेला जाने की परमिशन दे दी थी। तो मैं एक 9th स्टैंडर्ड का लड़का निकल गया उधमपुर के लिए, और वहाँ पहुँचकर नेक्स्ट डे से ही हम दोनों पूरा दिन बस क्रिकेट खेलते रहते थे। मेरे चाचा चाची दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो ऑलमोस्ट हाफ डे बाहर ही रहते थे, और कभी कुछ दिनों के लिए मेरे पेरेंट्स भी इधर नहीं थे। एंड टू यूटिलाइज दिस प्रॉपरली, उन दोनों के घर से जाते ही हम दोनों सुबह से ही खेलना शुरू कर देते थे। हर्ष के घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे एक बड़ा सा स्टेडियम था, जो क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग, ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करा जाता था। हर्ष ने मुझे भी अपने सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा दिया था, और अब वो मेरे भी दोस्त बन चुके थे। चाचा चाची के जाते ही वी यूज्ड टू स्नीक आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो देयर। वो तकरीबन 2 बजे घर वापस आते थे, इसलिए उनके आने से पहले ही हम दोनों भी घर वापस आ जाते थे, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को फिर से खेलने चले जाते थे, बट दिस टाइम विद देयर परमिशन। उन्हें लगता था कि बच्चे सुबह से घर में बोर हो रहे होंगे, इसलिए वो हमें काफ़ी देर तक बाहर खेलने देते थे। ऑनेस्टली वी वर वेरी मिस्चीवियस। सुबह तो हम स्टेडियम के लिए पैदल ही चले जाते थे, क्योंकि सुबह जम्मू का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, और हम सब बातें करते करते कब स्टेडियम पहुंच जाते थे हमें भी पता नहीं चलता था। लेकिन दोपहर को लौटते समय हम बस से आना ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि हम सब ही इतना थक जाते थे कि किसी का भी पैदल घर जाने का दिल नहीं करता था, और मुझे और हर्ष को भी 2 बजने से पहले घर पहुंचना होता था। हम शाम को भी बस से ही जाते थे, और कभी कभी तो खेलते खेलते हमें रात भी हो जाती थी, इसीलिए बस से आने में ही हमें ज़्यादा सेफ फील होता था। कुछ दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स भी अपना काम ख़त्म करके उधमपुर पहुंच चुके थे।
एंड दैट मेंट कि अब हम सुबह खेलने के लिए नहीं जा सकते थे, तो हमारे पास खेलने के लिए सिर्फ शाम का ही वक्त होता था। हम पूरे दिन बैठकर बस शाम का इंतज़ार करते रहते, और जैसे ही शाम को हर्ष के दोस्त हमें बुलाने के लिए घर के नीचे आवाज़ देते, वी यूज्ड टू जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड रन। हमेशा की तरह एक दिन उनकी आवाज़ सुनते ही हम दोनों खेलने के लिए भागे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और लाइट भी नहीं आ रही थी, एंड आई कुडंट फाइंड माई स्लीपर्स एनीवेयर। मैंने सभी से मेरे लिए रुकने को बोला, लेकिन हर किसी को बस सबसे पहले बस स्टैंड तक पहुंचना होता था, क्योंकि वी हैड दिस सिली गेम कि जो भी बस स्टैंड पे सबसे पहले पहुंचेगा, ही विल बी द बैट्समैन फर्स्ट। फाइनली आई फाउंड माई स्लीपर्स और मैं बस जल्दी से घर के बाहर भागा। थोड़ा आगे जाते ही मेरा पैर किसी चीज़ से बहुत तेज़ी से टकराया। आई इवन फेल ऑन ग्राउंड, लेकिन मेरे सर पर बस क्रिकेट का और पहले बैटिंग करने का भूत सवार था, और मैं उठ के फिर बस स्टैंड की तरफ भागने लगा। बस स्टैंड पहुंचकर हर्ष के एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरा टो इंजर्ड है एंड इट्स ब्लीडिंग। तब मैंने नोटिस किया कि मेरा टो नेल टूट चुका था और उसमें से बहुत ब्लड भी आ रहा था। मैंने अपनी हैंकी से ब्लड साफ किया और उसे अच्छे से अपने टो पर बांध दिया, एंड अगेन आई स्टार्टेड प्लेइंग। घर पहुंचकर मेरे चाचा जी ने उस पर प्रॉपर बैंडेजेस करवाई और कुछ ही दिनों में मेरी इंजरी हील भी हो गई थी। लेकिन शायद मुझे उस इंसिडेंट को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो मेरे किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में मेरी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, एंड आई वॉज रिलीव्ड कि फाइनली अब मैं क्रिकेट खेलने जा सकता था। तो हमेशा की तरह शाम होते ही हम लोग बस स्टैंड की तरफ भागे और वहाँ बस का इंतज़ार करने लगे। तभी आई नोटिस्ड वन टॉल मैन जो आई गेस अपने मिड-20s में होगा। ही वॉज वेरी फाइन लुकिंग, लाइक हज़ारों की भीड़ में भी आप उन्हें स्पॉट कर सकते थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पेपर स्लिप था, एंड ही वॉज लुकिंग हियर एंड देयर, जैसे वो कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई रुक ही नहीं रहा था। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और मैं उनकी तरफ गया। पास से उनके फेस पर एक काम एक्सप्रेशन था, एंड ही लुक्ड एट मी विद अ काइंड स्माइल एंड सेड, क्या आपको पता है ये एड्रेस कहाँ का है? मैंने उनके हाथ से वो स्लिप ली और उस एड्रेस को देख के आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसमें उसी स्टेडियम का एड्रेस था जहाँ हम खेलने जाते थे। अरे हम लोग भी तो इसी स्टेडियम में खेलने के लिए जाते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस एक स्माइल के साथ मेरी तरफ देखते रहे वो। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग, लेकिन तभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे आवाज़ दे दी क्योंकि बस आ चुकी थी। मैंने उन्हें आने का इशारा किया और उन भैया की तरफ पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखे। आई इग्नोर्ड इट और मैं दोबारा अपने दोस्तों के पास चले गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ किससे बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। एवरीवन वॉज लुकिंग एट मी, जैसे मैं उन्हें कोई वियर्ड स्टोरी सुना रहा हूँ। बट हमने ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाया और स्टेडियम के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर हम खेलने लगे। मैं बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था और जैसे ही मेरे पास बॉल आई तो मैं उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे हटने लगा, लेकिन सडनली मैं किसी से टकराया एंड द बॉल गोज फॉर अ 4। मैं सॉरी बोलने के लिए पीछे पलटा तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं जिससे टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि वही भैया थे जिनसे मैं बस स्टैंड पर मिला था। वो मेरी तरफ स्माइल करके बोले कि बेटा ध्यान से खेलो, नहीं तो चोट लग जाएगी। बट आई हैड दिस वियर्ड पुल टुवर्ड्स हिम। वो बहुत स्वीटली बात कर रहे थे और बहुत ही मैच्योर साउंड कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला और बस अपना सर हिला दिया एज इफ आई वाज स्पेल बाउंड। तभी मुझे पीछे से अपने दोस्त की आवाज़ आई जो गुस्सा हो रहा था कि मेरा फोकस कहाँ है और मेरी वजह से बाउंड्री चली गई थी। मैं उसके पास गया एंड आई आस्क्ड हिम, दिखाई नहीं देता? मैं उधर भैया से बात कर रहा था। मैंने उधर की तरफ इशारा करा, लेकिन अगेन वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भैया इतने जल्दी कहाँ गायब हो जाते थे। मैं अपने दोस्तों के सामने 2 बार एम्बैरेस्ड हो चुका था एंड नाउ आई वॉज इरिटेटेड।
क्या ये भैया मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं? लेकिन मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, फिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? उसके बाद मैं चाह कर भी खेलने पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ लगी चेयर्स पर जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे वहाँ बैठने का एक रीज़न ये भी था कि मैं उन भैया का वहाँ वेट कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे उस समय। वो अराउंड 4 वो भैया मुझे फिर दिखे। मुझे वहाँ बैठा देखकर वो भी मेरे पास आकर बैठ गए एंड विद द सेम स्माइल ही आस्क्ड कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आज खेलना नहीं है? मैंने उन्हें बताया कि मैं बस थक गया था, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ पर आकर बैठ गया। वी स्टार्टेड हैविंग स्मॉल टॉक्स। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, टू विच ही रिप्लाइड कश्मीर। देन ही आस्क्ड मी कि आप किसके घर आए हो। आई वॉज शॉक्ड कि इन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और किसी के घर आया हूँ। आई आस्क्ड हिम द सेम थिंग, लेकिन उन्होंने बस हंस कर मेरी बात टाल दी। आई गेस उन्हें मेरे बोलने के तरीके से पता लग गया होगा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, क्योंकि मैं डोगरी बोलता हूँ और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड हर डिस्ट्रिक्ट में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट। हम काफ़ी देर तक बात करते रहे एंड टू बी ऑनेस्ट बात तो सिर्फ वो कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उनके सवालों का जवाब दे रहा था। उन्होंने मुझसे काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, मेरा फेवरेट कलर और भी बहुत सारे सवाल। इस टाइम तक कोई भी सेंसिबल इंसान बात करना बंद कर सकता था, लेकिन मैं तो जैसे उनकी बातों में ट्रैप्ड हो चुका था। मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था और बस उनकी बातें सुनता जा रहा था, उनके सवालों का जवाब देता ही जा रहा था। मैंने भी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया, लेकिन वो मेरे हर सवाल को नज़रअंदाज कर रहे थे। द ओनली थिंग ही टोल्ड मी वॉज हिज नेम, आरिफ। अब हम डेली बात करने लगे थे। मैं खेलने के बाद काफ़ी देर तक वहीं बैठकर उनसे बातें करता रहता था। मेरा कोई भी बड़ा भाई नहीं था, इसलिए ही वॉज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। मुझे उनसे बात करके अच्छा लगता था और अब धीरे धीरे वो भी अपने बारे में मुझे थोड़ी बहुत बातें बताने लगे थे। लेकिन मैं जैसे ही उनकी फैमिली के बारे में पूछता तो वो चुप हो जाते और बस ये कह के टाल देते कि उनकी 2 सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो गई है और वो कश्मीर में ही रहते हैं और उनके अलावा और कोई नहीं था जिन्हें वो फैमिली बुला सके। मुझे सुनकर थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने टॉपिक चेंज करने के लिए दूसरी बात स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद बात करने के बाद सब मुझे घर चलने के लिए आवाज़ देने लगे। चलने से पहले मैंने आरिफ से बोला कि वो भी मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे उन्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना था, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मुझसे मना कर दिया। आई वॉज अ लिटिल हर्ट और मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी आरिफ ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, शुभम शुभम, क्या हम कल रात को भी मिलेंगे? आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं रोज़ क्रिकेट खेलने आता हूँ, तो कल भी मैं आऊँगा। ही जस्ट स्माइल्ड और वो वहाँ से चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी किसी भी बात के लिए मना क्यों नहीं कर पा रहा था, और वो जो भी मुझसे बोलते थे या पूछते थे मैं बिना सोचे समझे उसका आंसर क्यों कर देता था। पर स्टेडियम से आते वक्त और अगले पूरे दिन मेरा मूड बहुत ऑफ रहा और मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं स्टेडियम नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरे सारे दोस्त जाने लगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। हम लोग सब वहाँ पहुँचे, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद ही मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था। उस वक्त ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन वहाँ बादल की वजह से इतना अंधेरा हो गया था जैसे मानो रात हो गई हो। हम सब ने अपना गेम खेलना बंद कर दिया और वहीं बैठ गए। कुछ ही देर में एवरीवन स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, लेकिन मैं बस आरिफ को ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में मेरे सारे दोस्त इंक्लूडिंग हर्ष सो गए थे और अब मैं अकेला जागा हुआ था। दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड आरिफ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो उस दिन बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं उनके पास गया और हम दोनों चेयर्स पर जाकर बैठ गए। मुझे ये तो याद नहीं कि हमने वहाँ बैठकर क्या बातें करी, लेकिन उस दिन आरिफ बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। ही वॉज ऑन द सेम आरिफ एज बिफोर, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वी बोथ स्टॉप टॉकिंग
एंड अब पूरे स्टेडियम में एक वियर्ड साइलेंस हो चुकी थी। तभी आरिफ सडनली आस्क्ड मी, शुभम, तुम्हें भूतों पर विश्वास होता है क्या? और ये सुनते ही मुझे थोड़ा अनईजी फील होना शुरू हो गया था। वो समर्स का टाइम था, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी, जैसे टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया हो। मैंने बस हंसकर कहा कि भैया क्यों डरा रहे हो मुझे ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टू विच ही रिप्लाइड, अगर ऐसा हो जाए तो। ये सुनते ही मैं वहाँ से उठ गया। मैंने अपनी वाटर बॉटल उठाई और पानी भरने के लिए जाने लगा, लेकिन जब मैं आरिफ से पानी का पूछने के लिए मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम स्टेडियम के बीचों बीच बैठे हुए थे, विद नो एग्जिट नियर अस। तो कैसे कोई इतने जल्दी वहाँ से गायब हो सकता था? आई स्टार्टेड स्वेटिंग और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जहाँ था बस वहीं खड़ा रह गया और मैं चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद माई आईज वाइड ओपन। फाइनली एक डीप ब्रेथ के साथ मैं अपने दोस्तों की तरफ भागा। मुझे जल्द से जल्द बस यहाँ से बाहर निकलना था। मैं कुछ ही दूर भाग पाया था कि मेरे पीछे से आवाज़ आई, शुभम, तू तो डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ पूरे माउंटेन में गूंज रही हो। मैं बिना पीछे देखे बस भागता रहा। मुझे अभी भी आरिफ के हंसने की आवाज़ अपने पीछे से आ रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपने दोस्तों को उठाया और वहाँ से निकलने के लिए बोला। घर पहुँचने तक आई वाज शेकिंग। मुझसे सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बताने की पोजीशन में ही नहीं था। मेरे कानों में अभी भी आरिफ की ही आवाज़ें गूंज रही थी। घर पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया और मुझे एक हफ्ते तक 106 डिग्री का बुखार रहा था। जब मैं अपने सेंसेस में वापस आया तो मैंने सबको सच सच बता दिया जो भी मेरे साथ हुआ था। सब ने हर्ष से भी इस बारे में पूछा एंड इट टर्न्स आउट कि आरिफ को सिर्फ मैंने ही देखा था, क्योंकि हर्ष ने कभी भी किसी को भी मेरे साथ वहाँ बैठे नहीं देखा था। और ना ही हर्ष के किसी दोस्त ने। मेरे चाचा जी एक पंडित को घर लेकर आए और उन्होंने मुझे देखकर बताया कि उस दिन मेरा पैर जिस चीज़ से टकराया था वो एक मटका था, जिसमें किसी ने ब्लैक मैजिक की हेल्प से आरिफ की स्पिरिट को ट्रैप कर दिया था। और जब मैं उससे टकराया तो वो टूट गया एंड उसकी स्पिरिट फ्री हो गई थी। मैं जो कुछ भी सुन रहा था उस पर बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब इतने दिनों से मैं एक स्पिरिट से बातें कर रहा था। मैंने पंडित जी को सब सच बताया कि आरिफ हमेशा मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछता था और मैं ना चाहकर भी उसके जवाब देता रहता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो धीरे धीरे मेरी बातों को जानकर मेरी ही जगह लेना चाहता था। He wanted my body as a way to live here. सब जानने के बाद मेरे लिए एक हवन करवाया गया और पंडित जी ने मुझे एक धागा बांधने को दिया और साथ ही आरिफ की आत्मा की शांति के लिए भी हमने एक पूजा रखी थी, जिसके बाद मेरी हेल्थ भी ठीक हो गई थी और मुझे कभी दोबारा आरिफ की स्पिरिट नज़र नहीं आई। मैं अभी भी हर्ष के घर जाता हूँ और हम अभी भी उस स्टेडियम में खेलने के लिए जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, उन जगहों को देखकर जहाँ मैंने आरिफ से बात करी थी, कभी कभी तो मुझे उनकी याद भी आती है। आज भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिला और शायद ना ही कभी मिल पाएगा। आरिफ ने मुझे जो भी बातें अपने बारे में बताई थी, क्या वो सब सच थी या झूठ? और अगर उसने मुझे मारना ही था तो उसके पास कई मौके थे ऐसा करने के लिए। इवन उस रात भी वो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर, मुझे इन सवालों का जवाब तो अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आई जस्ट होप दैट हिज सोल रेस्ट इन पीस नाउ। Well, that was it for this week's video. Again guys, I have a new song जिसका नाम है यादें। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है या फिर if you want to listen to something really chill, please go listen to my song on Spotify and I'm 100% sure that you guys will like it. But with that, I hope that you guys are happy and healthy and I will see you next week. Bye bye.